Hello students, let us start with the next topic of chapter number 9, and in this video I am going to discuss capital structure. इसमें जो है कैपिटल स्ट्रक्चर की मीनिंग, फाइनेंशियल लीवरेज एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ये 3 टॉपिक मैं इसमें डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ. सो लेट अस स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. Capital structure, it means the proportion of debt and equity used for financing the operations of business. तो सीधी सी बात है कि हमारा जो कैपिटल होगा, कैपिटल में कितना डेट होना चाहिए, कितनी इक्विटी होनी चाहिए, उसका जो प्रोपोर्शन होता है, उसी प्रोपोर्शन को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं. तो कैपिटल स्ट्रक्चर का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, उसको हम बोलते हैं डेट बाय इक्विटी. मतलब कि टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना डेट होना चाहिए और कितनी इक्विटी होनी चाहिए. Capital structure should be such which increases the value of equity share or maximizes the wealth of equity shareholders. तो कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिससे इक्विटी शेयर्स की वैल्यू क्या हो, इंक्रीज हो, एंड शेयर होल्डर्स की वेल्थ जो है उससे मैक्सिमाइज होनी चाहिए. मतलब कि जो अर्निंग पर शेयर है वो क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए. Debt involves less cost but is very risky security, whereas equity are expensive but are safe securities from the company's point of view. तो अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो डेट क्या होता है, डेट लेस कॉस्टली होता है क्योंकि इसमें जो है हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम पे करना पड़ता है, एंड साथ में जो है हमें टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है डेट पर, इसलिए डेट जो है हमारा लेस कॉस्टली होता है. लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की सिक्योरिटी होती है. क्यों होती है, क्योंकि अगर हमारी कंपनी ने प्रॉफिट अर्न नहीं किया तब भी क्या होगा, तब भी जो है डेट पर हमें रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट करना है. हम लॉस भी अर्न कर रहे हैं तब भी हमें डेट पर जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. वेरएस जो इक्विटी होती हैं वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव सिक्योरिटीज होती हैं क्योंकि इस पे हायर रेट ऑफ डिविडेंड पे किया जाता है. लेकिन ये जो है सेफ सिक्योरिटीज होती हैं. क्यों, क्योंकि अगर जो है कंपनी कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है तो उसे डिविडेंड पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इक्विटी शेयर्स पर. नेक्स्ट हम बात करें फाइनेंशियल लिवरेज की. फाइनेंशियल लिवरेज को हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी बोलते हैं. तो यहाँ पर जो है फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब होता है कि हमारे ओवरऑल कैपिटल में कितना डेट जो है, कितनी हमारी डेट सिक्योरिटीज इन्वॉल्व होनी चाहिए. मतलब कि हमारे पूरे कैपिटल में कितना डेट का प्रोपोर्शन होना चाहिए, वही फाइनेंशियल लीवरेज बताता है. फॉर्मूला सेम है फाइनेंशियल लीवरेज का, जो कैपिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मूला है वही फाइनेंशियल लीवरेज का भी फॉर्मूला है, दैट इज डेट बाय इक्विटी. अब जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर. इसमें आप पहला पॉइंट देखो, कैश फ्लो पोजीशन. तो अगर जो है आपकी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, आपके पास पैसे लगातार आ रहे हैं, तो फिर आपको इंटरेस्ट पे करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. और अगर इंटरेस्ट पे करने में दिक्कत नहीं आ रही है तो फिर आप डेट प्रेफर कर सकते हो. लेकिन अगर आपके पास शॉर्टेज ऑफ कैश है तो आप जो है इंटरेस्ट रेगुलर पे नहीं कर पाओगे, उस केस में आपको इक्विटी प्रेफर करना चाहिए. सेकेंड पॉइंट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ICR. ठीक है, इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स कंपनीज अर्निंग कवर इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशंस. मतलब कि हम जितना अर्न कर रहे हैं उन अर्निंग में से कितने टाइम जो है हम इंटरेस्ट की जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है उसको हम उठा सकेंगे, बियर कर पाएंगे. तो यहाँ पर जो है हमें ये देखना है कि जो भी हमारी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, ठीक है, जो हमारी अर्निंग है वो इंटरेस्ट को पे करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं. अब यहाँ पर जो है आप देखो ICR का जो फॉर्मूला होता है वो होता है EBIT अपॉन इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट. तो इस अर्निंग में अभी ना ही हमने इंटरेस्ट की पेमेंट की है ना ही हमने टैक्स की पेमेंट की है. इस अर्निंग से हम ये देख रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं कि क्या हम अर्निंग से इंटरेस्ट की पेमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. तो अगर
ये रेशियो ज़्यादा आता है, हाई आता है, तो हम जो है बोरोड फंड ज़्यादा रख सकते हैं, मतलब कि डेट कैपिटल हम ज़्यादा रख सकते हैं। लेकिन अगर जो है हमारा ICR लो आता है, मतलब कि हम इंटरेस्ट को पे करने में उतना कैपेबल नहीं है, उस केस में हमें इक्विटी प्रिफर करनी पड़ेगी या फिर लेस बोरोड फंड हम उस केस में ज़्यादा नहीं रख सकते। थर्ड पॉइंट इज डेट सर्विस कवरेज रेशियो, DSCR। तो जो DSCR है ये क्या करता है, इंटरेस्ट को भी कवर करता है, साथ में जो प्रिंसिपल हमें रीपे करना है वो भी कवर करता है। सपोज आपने जो है किसी कंपनी को डेट दिया है, लोन दिया है 10,000 रुपए का, ठीक है, और आपको जो है 10% पर एनम अगर उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट है 1,000, साथ में जो 10,000 आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे कंपनी, ये जो है हम डेट सर्विस कवरेज रेशियो में चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब कि हम टैक्स पे कर चुके हैं, इसमें हम डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट वापस से ऐड कर देते हैं, प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस राइट ऑफ, ठीक है, रिटर्न ऑफ, जो नॉन कैश एक्सपेंसेस हमने राइट ऑफ किए हैं उनको वापस से ऐड बैक कर लेते हैं। वापस से देखो आप, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ डिवाइडेड बाय जो डिविडेंड है प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। तो हम जो है इस फॉर्मूले से DSCR डेट सर्विस कवरेज रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूले को पुट करके। अगर ये रेशियो हाई आता है तो हम जो है ज़्यादा डेट दे सकते हैं, और अगर ये रेशियो कम आता है, मतलब कि हम अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे करने में उतने कैपेबल नहीं है, उस केस में हम इक्विटी ज़्यादा प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट वन इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जब तक आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है इंटरेस्ट रेट से, ठीक है, सपोज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया 20% एंड इंटरेस्ट रेट जो है आपका 12%, इस केस में क्या है, आपका रिटर्न ROI जो है ज़्यादा है इंटरेस्ट रेट से। ऐसी सिचुएशन में आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को इंक्लूड कर सकते हो, और ऐसी सिचुएशन में डेट को इंक्लूड करने से आपकी अर्निंग पर शेयर जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। लेकिन इसी का अगर रिवर्स केस है कि आपके डेट के इंक्लूजन से अगर ROI घट जाए, ROI अगर आपकी कम है इंटरेस्ट रेट से, उस केस में आप डेट को प्रिफर नहीं करोगे, तब जो है आपको अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी इंक्लूड करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट ऑफ डेट। अगर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आप डेट प्रेफर कर लो, और अगर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आप इक्विटी प्रेफर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टैक्स रेट। तो यहाँ पर जो है आपको पता ही है कि जो डेट पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाता है, एंड हमें जो है इस इंटरेस्ट पे क्या होता है, टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। तो अगर हाई टैक्स रेट है, ठीक है, अगर सिनेरियो आपको दिख रहा है कि टैक्स रेट ज़्यादा है, तो आप टैक्स का बेनिफिट गेन कर सकते हो बाय इंक्लूडिंग डेट। अगर लो टैक्स रेट है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इक्विटी प्रेफर कर लो। बस इतना ध्यान रखना कि जो टैक्स होता है, टैक्स पे जो है हमें बेनिफिट मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट को हम एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं एंड प्रॉफिट में से उसको माइनस करके तब हम टैक्स की पेमेंट करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा थोड़ा सा पैसा बच जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी की। तो अगर डेट को इंक्लूड करने से कैपिटल स्ट्रक्चर में आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ रही है, मतलब कि डेट को ऐड करने से EPS अर्निंग पर शेयर अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप डेट को ऐड करो। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि डेट को ऐड करने से आपकी EPS घटने लगती है, ऐसी सिचुएशन में आपको इक्विटी प्रिफर करनी है। अभी जब मैं आपको ROI वाला कॉन्सेप्ट बता रही थी तो मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझाया था वहां पर
जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, अगर डेट को इंक्लूड करने से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जब तक ज्यादा आ रही है इंटरेस्ट रेट से, तब तक जो है आपकी ईपीएस इंक्रीज होगी, तो मतलब आप डेट को प्रिफर कर सकते हो। लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर घट जाती है, इंटरेस्ट रेट से कम हो जाती है विद द इंक्लूजन ऑफ डेट, मतलब कि आपकी अर्निंग पर शेयर डिक्रीज होने लगती है, उस केस में आप डेट को प्रिफर नहीं करोगे, उस केस में आप इक्विटी को प्रिफर करोगे। आपकी बुक में जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी, न्यूमेरिकल्स भी दिए होंगे। इट्स लाइक कि वो बहुत ही सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि आप अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से सबसे पहले इंटरेस्ट को माइनस करोगे तो आपको अर्निंग बिफोर टैक्स मिल जाएगा। अब इस अर्निंग बिफोर टैक्स में से आप टैक्स माइनस कर दोगे तो आपको अर्निंग आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। तो जो ये अर्निंग आफ्टर टैक्स आपका आया, इसको आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से डिवाइड कर दो तो आपको अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा। यही कॉन्सेप्ट जो है बस आपको यूज करना है वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी ज्यादा है विद द इंक्लूजन ऑफ डेट इन योर कैपिटल स्ट्रक्चर, तब तो आप डेट को प्रिफर करोगे। आपकी बुक में स्टार्टिंग के 3 सिचुएशंस में ये वाली केस दिया हुआ है, ये केस मेंशन्ड है कि डेट के इंक्लूजन से क्या हो रहा है, अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है। और आपकी बुक में वहीं पर 3 सिचुएशंस और दी हुई हैं जहां पर डेट के इंक्लूजन से आपका अर्निंग पर शेयर डिक्रीज हो जा रहा है। वो सिचुएशन जो है ये बताती है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है इंटरेस्ट रेट से कम है। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे वो 6 जो सिचुएशंस हैं आपकी बुक के, आप सॉल्व कर सकते हो। स्टिल अगर उन 6 सिचुएशंस में आपको कोई भी डाउट होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं एक वीडियो और वहां पर इंक्लूड करके आपको वो 6 सिचुएशंस क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। तो फ्लोटेशन कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जब भी हम कोई न्यू सिक्योरिटी इशू करते हैं, तो सिक्योरिटी इशू करते समय हमारे छोटे छोटे कुछ खर्चे होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो ये फ्लोटेशन कॉस्ट हाई जो है इक्विटी में होती है। तो अगर आप देख रहे हो कि फ्लोटेशन कॉस्ट हाई है, उस केस में आप इक्विटी को छोड़ करके लोन्स एंड एडवांसेस को कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट है रिस्क कंसिडरेशन। तो जिस टाइम पर आपके बिजनेस में लो रिस्क है, ज्यादा रिस्क नहीं है, उस केस में जो है आप डेट को प्रिफर कर लो। लेकिन अगर लग रहा है कि बिजनेस जो है थोड़ा सा रिस्की चल रहा है, सारी चीजें सही से नहीं चल रही हैं, उस केस में आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी को प्रिफर करो। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पर जो है फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब समझो, जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर है, आप जो है मैक्सिमम कैपिटल अरेंज कर सकते हो, सपोज 50 लाख, ठीक है। तो अगर जो है आप ऑलरेडी 50 लाख पूरा कैपिटल अरेंज कर चुके हो, तो अब आपके पास फर्दर स्कोप नहीं बचेगा कि आप जो है कहीं और से पैसे अरेंज कर पाओ। तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए कि हाँ फर्दर जो है अगर हमें पैसे की जरूरत पड़ी तो उस सिचुएशन में हम पैसे अरेंज कर पाए, तो ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा डेट कम इशू करना चाहिए, ताकि फर्दर जब बाद में हमें पैसे की जरूरत पड़े तो हम जो है और डेट को इशू कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल कंसिडरेशन। तो यहाँ पर जो कंट्रोल की बात होती है, अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, यू वेरी वेल नो डैट कि जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं दे आर कंसिडर्ड एज द ओनर ऑफ द कंपनी, एंड जो भी शेयर्स वो होल्ड करते हैं उनसे जो है उनका कंट्रोल डिसाइड होता है कंपनी में, राइट। तो जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं बहुत बार वो नहीं चाहते हैं कि कंट्रोल जो है किसी और के हाथ में जाए, उन्हीं के हाथ में सारा कंट्रोल रहे। उस सिचुएशन में आप बाहर वालों को शेयर्स इशू नहीं कर सकते, आपको जो है डेट प्रेफर करना पड़ेगा। लेकिन अगर जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंट्रोल किसी और के हाथ में भी थोड़ा मोड़ा चला जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आप बाहर वालों को इक्विटी इशू कर सकते हो।
एंड द लास्ट पॉइंट इज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो अगर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मतलब कि यहाँ पर गाइडलाइंस से रिलेटेड है चीजें, तो अगर सेबी की गाइडलाइंस थोड़ी सी लिबरल हैं, ऐसी सिचुएशन में आप सिक्योरिटीज प्रिफर कर लो। लेकिन अगर आपकी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब जो आरबीआई डिसाइड करती है, ठीक है, अगर मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ी सी इजी है, लिबरल है, फ्लेक्सिबल है, उस केस में आप जो है लोन्स को प्रिफर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, आई विल क्लियर इट आउट। कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।